everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher. And first of all, before starting today's class, I would like to inform you one thing. I'm just bit not well right now. So please kindly avoid some kind of minor errors that are being done by me during this class. I will try my best not to make any kind of blunder during this class, but if I do, please kindly just ignore some minor mistakes over here. Not a mistake, but yeah, some kind of error. I really hope you guys understand. So लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जुडिशियल एक्टिविज़म। आज हम समझेंगे कि हमारे संविधान में जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है और साथ ही साथ यहाँ पे इसके क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या क्रिटिसिज्म होते हैं। ये सारी ही बातों को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन से। भाई हम समझे तो ये जुडिशियल एक्टिविज़म होता क्या है आखिर। जुडिशियल एक्टिविज़म रेफर्स टू द प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी in protecting the rights of citizens and ensuring justice by interpreting laws and progressive manners। बेसिकली यहाँ पे हमारी जो जुडिशरी होती है उनके पास ये अधिकार होता है कि ये हमारे राइट्स को, बीइंग द सिटीज़न ऑफ इंडिया, सभी इंडियन सिटीजन्स के राइट्स को, अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे। और यही जो पूरा रोल होता है ना जुडिशरी का, हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का, हमें न्याय दिलवाने का, जस्टिस दिलवाने का, इसे ही हम जुडिशियल एक्टिविज़म के नाम से जानते हैं। जुडिशियल एक्टिविज़म बेसिकली वो प्रोसेस है, वो पूरा सिनेरियो है, वो पूरा एक क्राइटेरिया है जहाँ पे हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशरी है, न्यायालय है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये क्या करते हैं, हमें न्याय प्रदान करते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे जो भी सोशल राइट्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, सेफ गार्ड यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यही जो पूरा प्रोसीजर होता है इसे हम जुडिशियल एक्टिविज़म के नाम से जानते हैं। चलिए ओरिजिन की यदि मैं बात करूँ कि भाई जो टर्म है जुडिशियल एक्टिविज़म, इट वाज कॉइन्ड बाय आर्थर जूनियर इन द ईयर 1947। एक पर्सनालिटी थे, एक इंडिविजुअल थे आर्थर जूनियर। इन्होंने 1947 में इस टर्म जुडिशियल एक्टिविज़म को इंट्रोड्यूस किया। अगर मैं बात करूँ इंडिया के कंटेक्स्ट में, इन इंडिया इट गेन प्रोमिनेंस इन द 1970s के टाइम पे इंडिया में ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म टर्म है ना, यह पूरा कंसेप्ट है, इसने काफ़ी एक पावर जो है वो गेन करी, काफ़ी एक फेमस बोलना चाहिए, फेमस काफ़ी हुआ। ये जो पूरा टर्म था जुडिशियल एक्टिविज़म, इसे प्रोमिनेंटली फेमस किया गया 1970s के टाइम पे। किसके द्वारा? विद जजेस लाइक वी.आर. कृष्णा अय्यर एंड P.N. भगवती। जो जज थे वी.आर. कृष्णा अय्यर या फिर P.N. भगवती सर, इन लोगों ने इस टर्म को, जुडिशियल एक्टिविज़म को, पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस बनाया, काफ़ी पॉपुलर बनाया। देन फीचर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म। यहाँ पे अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहला होता है प्रोएक्टिव जुडिशरी। कोर्ट्स टेक इनिशिएटिव टू एड्रेस इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ होते हैं या फिर जनता के हित के जो इश्यूज़ होते हैं या फिर ऐसा कोई टॉपिक जिससे हमारी सोसाइटी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी के लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी भी प्रकार का इनकन्वीनियंस हो रहा है, उस कंडीशन में कोर्ट्स के पास यहाँ पे अधिकार होता है कि वो खुद से उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं। यहाँ पे खुद से वो जो है यहाँ पे टॉपिक उठा सकते हैं कि भाई ये जो समस्या चल रही है समाज में, इसका हम सॉल्यूशन जो है आपको प्रदान करने वाले हैं। यही एक मेजर रोल हो जाता है जुडिशियल एक्टिविज़म का कि भाई यदि कोर्ट को ये बात दिख रही है कि समाज में ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो कि समाज की शांति को भंग कर रहा है, उस कंडीशन में कोर्ट कैन टेक द इनिशिएटिव, ये यहाँ पे इनिशिएटिव ले सकते हैं। Expanding fundamental rights, interpretation of rights to include broader respect, right to life, include the right to clean environment। अब देखिए भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को ये और ज़्यादा एक्सपांड बनाते हैं और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे संविधान में ये बात कही गई है कि हमारे पास बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया राइट टू लाइफ है, जो कि आर्टिकल 21 हमें देता है, यानी कि ज़िंदगी जीने का अधिकार। अब इस ज़िंदगी जीने के अधिकार के लिए आपके और मेरे पास क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ इन्वायरमेंट यानी कि स्वच्छ वातावरण भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पे बेसिकली जो कोर्ट्स हैं हमारी इन बातों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारे इन समस्याओं को भी जो सॉल्यूशन है वो प्रदान करते हैं। Then relax locus standi. It allows any public spirited individual to file a case even if not directly affected. यदि आप और मैं, हमें लगता है कि समाज में किसी भी इंसान के साथ, हमारे किसी रिश्तेदार के साथ, किसी जानने पहचानने वाले के साथ या फिर किसी अननोन पर्सन के साथ भी कोई गलत काम हुआ है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, किसी भी प्रकार का इनजस्टिस हुआ है,
भले ही आप और मैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, इनजस्टिस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तब भी आपके और मेरे पास अधिकार है कि हम उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और कोर्ट में जाके उस चीज़ के खिलाफ कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं, केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। भले ही उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, उस पर्टिकुलर इनजस्टिस से, क्राइम से आपका और मेरा कुछ खास कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं एक अपने समाज की जागरूक नागरिक हूँ और मुझे लगता है कि इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट तक होनी चाहिए, कोर्ट का ये अधिकार है, कोर्ट की ये ड्यूटी है कि हमारे समाज के सभी लोगों को न्याय, जस्टिस प्रदान करे, देन उस कंडीशन में मैं कोर्ट में जाके जो केस है वो फाइल कर सकती हूँ। यूज़ ऑफ PIL, यहाँ पे एक और हमें की फीचर देखने को मिल जाता है जुडिशियल एक्टिविज़म का, जो कि है यूज़ ऑफ PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है ना, एक की टूल हो जाता है जुडिशियल एक्टिविज़म के लिए। अब जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये क्या होता है, इसे हम डिटेल में समझेंगे अपनी फीचर क्लासेस में, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ ही साथ काफ़ी एक ब्रॉड टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की। भाई संवैधानिक तौर पे जुडिशियल एक्टिविज़म को क्या कोई आर्टिकल दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल, 2 आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में, दूसरा हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में। पहला वाला जो है वो है आर्टिकल 32, इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत ये बात कही जाती है यदि आपका और मेरा फंडामेंटल राइट किसी भी प्रकार से हार्म होता है, वायलेट होता है, देन उस कंडीशन में आपके और मेरे पास ये अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हैं। देन इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके के रिट्स को इशू कर सकता है। देन यहाँ पे आर्टिकल 226 यहाँ पे सेम बातें बोलता है हाई कोर्ट के लिए। इट एम्पावर्स द कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। यहाँ पे राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, राइट्स जो है हमें हमारे मिल सके, इसके लिए यहाँ पे भी बोला गया है कि हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है कि वो रिट्स को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म। भाई ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म है इसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, चलिए देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड वीकर सेक्शन। भाई यहाँ पे जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है वो काफ़ी आसान हो जाता है। कोई वीकर सेक्शन है, कोई कमज़ोर वर्ग है हमारी सोसाइटी का, उनके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उन्हें यहाँ से प्रोटेक्शन यानी कि सेफ गार्ड मिलता है, क्योंकि हमारे देश में जुडिशरी है। देन इसके बाद अकाउंटेबिलिटी, इट इंश्योर्स गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे गवर्नमेंट के कार्यों की, गवर्नमेंट की एक्टिविटी की ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि यदि हमारी सरकार किसी भी गलत एक्टिविटी को परफॉर्म करती है या फिर किसी प्रकार के ऐसे लॉ का इंट्रोडक्शन करती है जो कि हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी प्रकार से वायलेट करते हैं, देन उस कंडीशन में यहाँ पे हमारी जो जुडिशरी है उसका फॉर्मेशन किया गया है ताकि वो सरकार को रोक सके और सरकार के किसी भी गलत नियम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकें। बेसिकली यहाँ पे जो जुडिशरी होती है ना, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के ही लिए वॉच डॉग का काम करती है, नज़र रखे हुए होती है 24 घंटे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सही तरीके से अपना कार्य करें, साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव है वो भी सही तरीके से अपना कार्य करें। अगर दोनों में से किसी ने भी गड़बड़ करी तो जुडिशरी यहाँ पे तुरंत उन्हें डांट फटकार लगा देती है। इसी कारण हमें अपनी सरकार के कार्यों पे और भरोसा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमारी सरकार किसी भी तरीके से ऑफ ट्रैक जाएगी या कोई भी गलत कार्य करेगी तो उस कंडीशन में जुडिशरी जो है यहाँ पर है सरकार को डांटने के लिए, सरकार को समझाने के लिए। तो यहाँ पे इस जुडिशरी के कारण, जुडिशियल एक्टिविज़म के कारण हमारा जो हमारी सरकार पे भरोसा है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सोशल जस्टिस एड्रेस इश्यूज़ लाइक बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ पे हमें सोशल जस्टिस भी देखने को मिल जाता है। हमारे समाज में किसी भी प्रकार का इनजस्टिस यदि हो रहा हो, उस कंडीशन में हमारी जो जुडिशियल एक्टिविज़म है या फिर हमारी जो न्यायपालिका है वो हमें यहाँ पे न्याय प्रदान करती है। चाहे कोई चाइल्ड लेबर का केस हो, इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड कोई केस ही क्यों ना हो, या फिर हमारे समाज में और कोई नेगेटिव एक्टिविटी गो थ्रू कर रही हो, सभी चीज़ों में हमारे जो जुडिशियल एक्टिविज़म है, मेजरली हमारे जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये हमें न्याय प्रदान करते हैं। साथ ही साथ दे स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ये हमारी डेमोक्रेसी को हम यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पे ही नज़र रखे हुए होते हैं।
देन लैंडमार्क केसेस की मैं बात करूँगी भाई, यहाँ पे हमें जुडिशियल एक्टिविज़म से रिगार्डिंग कई सारे लैंडमार्क केसेस देखने को मिल जाते हैं अपने देश में। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जो कि 1973 में हुआ था। इसने हमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रदान किया। इस केस से एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट निकल के आया कि भाई आप संविधान में अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हार्म नहीं होता, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचता। सेकेंड वन इज़ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अब ये जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस रहा 1978 में, इट एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। बेसिकली आर्टिकल 21 जो है हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रदान करता है। इसका जो पूरा स्कोप था, जो पूरा आइडिया था, उसे और भी ज़्यादा एक्सपांड कर दिया इस केस ने। अब अगर इन सभी केसेस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट केसेस की, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क की यहाँ पे हमारी इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट्स की यहाँ पे हमारी क्लास जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उस चीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट्स की एक क्लास मिलेगी। आई एम सॉरी। उस वीडियो में आप यहाँ पे केसवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस और भी जितने इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उन सभी को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ पे जाके उस पूरी ही क्लास को गो थ्रू कर सकते हैं और इन सभी केसेस के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए सेकेंड, हमारा थर्ड वन है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। अब इट लेड डाउन द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हारेसमेंट एट वर्क प्लेस। अब यहाँ पे कई सारी गाइडलाइंस का इंट्रोडक्शन हुआ इस केस के बाद, जिसके कारण जो वर्क प्लेस पे महिलाओं को, वुमेन्स को हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी वर्क प्लेस पे। उन चीज़ों का यहाँ पे समाधान यानी कि सल्यूशन हमें देखने को मिला। बेसिकली इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी ऐसी गाइडलाइंस निकाली जिसके अंतर्गत महिलाओं के जो वर्क प्लेस होते थे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और किस तरीके से कार्य रहने वाला है उसके लेके पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर की। इसके बाद जो केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग द गंगा पॉल्यूशन केस। यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई, हमारे पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, साथ ही साथ गंगा पॉल्यूशन केस यानी कि गंगा नदी में जो प्रदूषण कॉन्स्टेंटली फैलाया जा रहा था उनके रिगार्डिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किए। देन क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म। भाई अभी तक हमने जुडिशियल एक्टिविज़म की सारी अच्छी बातें तो कर ली कि किस प्रकार से जुडिशियल एक्टिविज़म हमारे समाज में हमें काफ़ी पॉजिटिव बदलाव ला के देता है, काफ़ी सारी अच्छी बातें हमें जुडिशियल एक्टिविज़म के रिगार्डिंग देखने को मिलती हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जो कि जुडिशियल एक्टिविज़म के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म हो जाता है जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशियल ओवर रीच मतलब कोर्ट्स में एनरोच अपॉन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। बेसिकली कई बार यहाँ पे कोर्ट्स हमें अपने तो यहाँ पे जुडिशियल ओवररीच का मतलब होता है कई बार सुप्रीम कोर्ट अपनी जो लिमिट्स होती हैं या फिर हमारी जो जुडिशरी होती है वो अपने लिमिट्स को क्रॉस करके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बिहाफ में भी डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं। तो ये क्या हो जाता है, क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि भाई जुडिशरी का जितना काम होता है, जितनी भी उनकी लिमिट्स होती हैं उन्हें ओवर पावर नहीं करना चाहिए, ओवर रीच नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार कई केसेस में, कई बार हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने अपने जो अथॉरिटी होती है या फिर जो भी क्राइटेरिया होता है कि भाई इससे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है या फिर आपका जो क्राइटेरिया है डिसाइड करने का चीज़ों को वो इतना ही है, उससे ओवर रीच करके उससे बाहर निकल के डिसीजन मेकिंग करी, जिससे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो भी रोल्स थे उन्होंने उसे भी क्या कर लिया, खुद से ही डिसाइड कर लिया, खुद से ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बिहाफ में डिसीजन मेकिंग कर दी। तो ये क्रिटिसिज्म होता है कि भाई ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अंडरमाइन सेपरेशन ऑफ पावर, इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस बिटवीन 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हमें 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं गवर्नमेंट की, एक तो लोकल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और तीसरा एक यूनियन लेवल पे। कई बार ऐसा देखा गया कि हमारी जुडिशरी के कुछ वर्डिक्ट्स ऐसे निकल कर आए जिसके कारण यहाँ पे जो एक सेपरेशन ऑफ पावर होता है ना, उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिला। यहाँ पे एक तरीके का जो बैलेंस होता है वो हमें यहाँ पे बिगड़ता हुआ देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कई ऐसे फैसलों के कारण।
इसके बाद सब्जेक्टिविटी की यदि मैं बात करूं, देयर डिसीजंस में रिफ्लेक्ट द पर्सनल व्यूज ऑफ जज रादर देन द लॉ। अब यहाँ पे सब्जेक्टिविटी ऐसी हो जाती है कि भाई मान लीजिए कई बार कोई केस हो रहा है कोर्ट में और उस केस से जो हमारे जज हैं वो पर्सनली इन्फ्लुएंस्ड हैं, पर्सनली अफेक्ट हैं या फिर पर्सनली किसी भी पॉसिबल वे में कनेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनका जो फाइनल वर्डिक्ट होता है ना, वो उनके पर्सनल व्यू पे डिपेंड करता है कि वो पर्सनली उस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके वे ऑफ थिंकिंग से वो पर्टिकुलर केस किस प्रकार से जा रहा है रादर देन द लॉ की नज़रों से परे हटके कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा पॉसिबिलिटी है कि भाई ये जो जज हैं हमारे, जो भी रिस्पेक्टेड जज हैं जो कि वर्डिक्ट देने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, वो किसी भी केस की डिसीजन मेकिंग या फिर वर्डिक्ट अपने पर्सनल ओपिनियंस या फिर अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ही और शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म कि भाई जो तुम्हारे जज होते हैं, जो भी यहाँ पे फैसला सुनाते हैं, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने पर्सनल व्यूज़, पर्सनल बिलीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं। इसके बाद ओवर बर्डनिंग कोर्ट्स, एक्टिविज्म कैन लेड टू एन इंक्रीज फ्रिवलस केसेस। यहाँ पे हमें कई बार कोर्ट का कार्यभार भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रोज़ कई बार कोर्ट्स में हमें, कई बार क्या, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, हमारे यहाँ जो कोर्ट्स होते हैं उसमें आपको भर भर के केसेस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो केस होते हैं, नंबर ऑफ़ केसेस जो होता है एक जुडिशरी के पास बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कोर्ट्स का जो कार्यभार होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो हमारा जुडिशरी का प्रोसेस होता है, न्याय पाने का जो जस्टिस का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा, काफ़ी लेंदी हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट हम कंक्लूजन पे आ गए हैं भाई। यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म को कंक्लूड हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वी कैन से दैट जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड मतलब यानी कि ये दो धारी तलवार है। एक तरफ तो ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है हमें जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए, साथ ही साथ हमारे अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए। वहीं दूसरी ओर हमने इसके इतने सारे क्रिटिसिज्म देखे दैट इट मस्ट बी एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबली टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर एंड अवॉइड जुडिशियल ओवररीच। यहाँ पे बोला गया कि एक तरफ तो भाई बहुत अच्छी बात है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे देश में है, जो कि हमें जस्टिस यानी कि न्याय भी प्रदान करती है, साथ ही साथ हमारे जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, सोशल राइट्स, लीगल राइट्स, उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है, सेफगार्ड करती है। लेकिन ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट है, इसे काफ़ी ध्यान से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे या फिर ओवर रीच करेंगे तो यहाँ पे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, पूरा का पूरा बैलेंस है, वो ख़राब हो सकता है। यहाँ पे अगर जुडिशरी अपनी जो लिमिट्स हैं उन्हें क्रॉस करके डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की जो पावर्स होती हैं उनमें इंटरफेयर करेगी। यहाँ पे वो लोग जो एग्जीक्यूटिव में हैं और जो लेजिस्लेटिव में है, वो अपने पावर्स एंड फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म को हमें यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, ये आपके और मेरे फ़ायदे के लिए है, लेकिन एकदम सही तरीके से और सोच समझ के हमें कभी भी इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और इसका जो ओवर यूज़ है वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो दैट वॉज आवर लास्ट स्लाइड फॉर द डे। आई रियली होप कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आई रियली लाइक दिस पोस्टर। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के जो भी टॉपिक्स थे जुडिशियल एक्टिविज्म को लेके, क्या क्रिटिसिज्म रहे, किस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म वर्क करता है, ये सारी ही बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या बातें डिस्कस करी, किन बातों को हमने आज समझा। चलिए गिव मी अ सेकंड। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की हमने स्टार्ट करी इस पोस्टर के साथ। फिर हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करी कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म एक्जैक्टली होता क्या है। फिर हमने देखा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुआ। आफ्टर दैट हमने इसके फीचर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया कि भाई क्या फ़ीचर्स होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के, जिसमें सबसे पहले हमने प्रोएक्टिव जुडिशरी की बात करी। देन एक्सपांडिंग फंडामेंटल राइट्स को समझा। देन रिलैक्स्ड लोकस स्टैंडी को समझा। यूज़ ऑफ PIL देखा।
देन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करी कि भाई हमारे संविधान में ऐसे कौन से प्रोविजंस, ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें यहाँ पे जुडिशल एक्टिविज़म के बारे में चीज़ें बताते हैं। साथ ही साथ हमने सिग्निफिकेंस देखे जुडिशल एक्टिविज़म के, जहाँ पे हमने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अकाउंटेबिलिटी, सोशल जस्टिस, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी के साथ में हमने इसके लैंडमार्क केसेस की भी बात करी कि ऐसे कौन कौन से फेमस केस हमें देखने को मिलते हैं अपने देश में जो कि हमें जुडिशल एक्टिविज़म के बारे में और बेहतर चीज़ें बता सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले केस नंद भारती केस, मेनका गांधी केस, देन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, MC मेहता केस, देन उसके बाद हमने इन केसेस को डिस्कस करने के बाद जुडिशल एक्टिविज़म की क्रिटिसिज्म के बारे में बात करी कि भाई क्या क्रिटिसिज्म है यहाँ पे। जुडिशल ओवर रीच का क्रिटिसिज्म हमने समझा, किस तरीके से यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का बैलेंस बिगाड़ता है हमारा जुडिशल एक्टिविज़म, ये बातें हमने की। सब्जेक्टिविटी की बात की, ओवर बर्डन हो जाता है कई बार कोर्ट्स पे, इन बातों को डिस्कस करते हुए हम आए यहाँ पे कंक्लूजन की ओर। और कंक्लूजन में हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो जुडिशल एक्टिविज़म है ये दो धारी तलवार है। किस तरीके से, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी जुडिशल एक्टिविज़म के रिगार्डिंग वो आपको समझ में आई होंगी। आपको सारी ही बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट में मुझे अपने विचार ज़रूर बताइए कि आपका क्या मानना है, जुडिशल एक्टिविज़म एक सही प्रोग्रेस है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि जुडिशल एक्टिविज़म के पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है या फिर नेगेटिव वन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को आप हमेशा आसानी से गो थ्रू कर सके। I really hope you guys are happy, you guys are healthy. So yeah, at last I would just want to say that thanks for watching the video. Keep staying healthy and staying happy. Thanks for watching.